आप सभी बच्चों का हर घर पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत। मैं पुनीत प्रभाकर शर्मा, लेक्चर बायोलॉजी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लांगला। प्यारे बच्चों, जैसा तुम्हें मालूम है कि हर घर पाठशाला के माध्यम से ही आज हम पूरे हिमाचल प्रदेश में बच्चों के समक्ष जितना भी शिक्षा जगत का हम जितना भी अनुपालना कर पा रहे हैं उसके अनुरूप ही और आपके सिलेबस के आधार पर ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आगे का जो है टॉपिक रहेगा आप सभी के लिए, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आप सभी बच्चे जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल का बना होता है। सेल जो है सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है और इसी सेल के वजह से हम देख पाते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने देखा कि जब हम प्रोटोजोआ से मेटाजोआ की तरफ चलते हैं तो हमने देखा कि प्रोटोजोआ से जब हम मेटाजोआ की तरफ चलते हैं तो क्या देख पाते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म आज भी ऐसे हैं जो सेलुलर लेवल ही शो करते हैं। उनके अंदर केवल सेल्स ही जो है वो फंक्शनिंग करते हैं। तो उसमें जैसे कि एग्जांपल हमारे पास पोरीफेरा का रहता है। उसके बाद हम जैसे ही आगे वाले फाइलम में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, जैसे कि सिलिंट्रेटा के अंदर। तो जितने भी सिलिंट्रेट्स हैं, निटोफोरा है, टीनोफोरा है, उन सब के अंदर हम ये देख पाते हैं। और जैसे ही हम प्लेटीहेलमिन्थस में आते हैं तो वहां पर हम ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम देख पाते हैं। तो यहां से आगे जितने भी ऑर्गन्स हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं, दैट इज द राउंड वॉर्म्स से आगे, एस्केलमिन्थस से आगे, तो वहां पर हम देख पाते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है और एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम से कम्युनिकेशंस करता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो जैसे कि रेस्पिरेशन करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो यहां से आपने समझना है कि किस तरह से सेलुलर लेवल हैज ऑर्गेनाइज्ड organisms into tissues, then tissue to organs, and then organ to organ system. So यहाँ से हमें यही देखने को मिलता है कि किस तरह से जो प्रोटोजोआ है, जो सिंगल सेलुलर सेल्स हैं, वो अपना सारा कार्य जो है उनका एक सेल ही कर पाता है। तो सेल वहां पर रिप्रोडक्शन भी करता है, वहीं पर वो सांस लेने में उनकी हेल्प करता है, that also help in excretion, that also help in digestion, that also help in egestion, whatever may be, all the functions are only carried by a single cell. But as soon as we go towards the phylum of Porifera, so what we observe there कि वहां पर छोटे छोटे ऐसे सेल्स होते हैं और वही सेल्स जो हैं कई तरह से काम करते हैं। जैसे कि इवन कि वहां पर पोर भी अगर बनाना होता है तो पोर्स के लिए भी वहां पर एक पोरोसाइट होता है। अगर फूड को डाइजेस्ट करना हो तो आपने देखा कि उसमें हम ये भी देख पाते हैं कि किस तरह से एक छोटे छोटे सेल जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विच आर नोन एज थीसोसाइट। तो ये बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, केवल सेल्स ही वहां पर काम करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट वन जब हम आते हैं तो सेल्स जो है वो इस तरह से इकट्ठे होकर के टिश्यू लेवल बना देते हैं। जैसे एक टिश्यू यहाँ पर बन गए, कुछ टिश्यू यहाँ पर बन गए, कुछ टिश्यू यहाँ पर बन गए। तो इन टिश्यू के बीच इन टिश्यू का काम जो है वो यहाँ पर जैसे सेल कर रहे थे तो वहां पर टिश्यू कर रहा है। तो दैट इज टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते सारा सिस्टम जब डेवलप हुआ तो हमने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की हम बात करें
तो वहां पर हमें बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलते हैं, लेकिन अपनी अपनी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के लिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है कि केवल 4 ही तरह के टिश्यू जो है वो बताए हैं। इनमें से जैसे कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, नाम से पता लग रहा है कि दैट विल कनेक्ट वन ऑर्गन टू द अनदर, और ऑल द ऑर्गन्स आर इंटरकनेक्टेड। हमारी बॉडी कैसे इंटरकनेक्टेड रहती है, सो दैट इज ड्यू टू द कनेक्टिव टिश्यूज। उसमें बोन्स आएंगी, कार्टिलेजेस आएंगी, उसमें हमारा फैट टिश्यूज आएंगे, उसमें जो है हम ब्लड की बात करेंगे, हम लिम्फ की बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग देता है, जो हमारी बॉडी के बाहर अंदर जितने भी ऑर्गन है उनके अंदर बाहर उनको प्रोटेक्शन देता है, एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो कई सारी चीजें जो है ये टिश्यू करता है। जहां तक हम मूवमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए मसल टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मायोसाइट। तो ये भी आपने याद रखना है कि मायोसाइट इज द अनदर नेम ऑफ मसल सेल्स। वहीं पर नर्वस टिश्यू है जिसमें हम न्यूरॉन बोलते हैं, सो दैट इज द न्यूरॉन और नर्व सेल्स। तो आप सभी ने पढ़ा है यहाँ पर कि सबसे लंबा सेल नर्व सेल होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल टिश्यूज। यू कैन आल्सो गो थ्रू माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैंने हर घर पाठशाला के लिए भी बोर्ड के अंदर जो है ये सारी क्लासिफिकेशन किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे से यहाँ पर समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ। एनिमल टिश्यूज, द स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यू, एज यू नो ऑल दैट इट इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। And in histology, we have the 4 type of the tissue. You must remember this one. First one, the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and the nervous tissue. So these are the 4 types of tissue you have to remember. And the epithelial tissue is again divided into squamous epithelial tissues, cuboidal epithelial tissues, columnar, and ciliated. So ciliated, as you know that if cuboidal cell is there, which one will be the cuboidal cells? अगर हम उसको बनाएं तो उसकी हाइट वाइट जो है सारी विड्थ वगैरह जो है उसकी और हाइट जो है वो बराबर होती है। स्क्वेमस को अगर आप देखें तो इट इज इरेगुलर सेल्स, बिल्कुल ऐसे होते हैं वो, ऐसे इरेगुलर सेल्स होंगे। सो दे विल बी प्रेजेंट अबव द बेसमेंट मेम्ब्रेन। हर एक एपिथेलियल टिश्यू के बीच के नीचे जो है आप देखेंगे एक अवस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर किसी भी तरह का ब्लड का सप्लाई नहीं होता, और ये वो टिश्यू होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियम को अलग करता है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि एवरी एपिथेलियल टिश्यू विल हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर ऐसे सेल्स होंगे, और कॉलमनर का मतलब जो पिलर लाइक होंगे इस तरह से, और उनका न्यूक्लियस बेस में होगा। अगर ये दोनों बाद में मान लीजिए कहीं कहीं पर अगर ये सिलिया बियर कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं हम सिलिएटेड क्यूबॉइडल और सिलिएटेड कॉलमनर टाइप। ग्लैंडुलर्स वो होते हैं जिनकी सिक्रीशंस होती हैं, कई तरह की सिक्रीशंस वो करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, जैसे कि सीबेसियस ग्लैंड है। ऐसे कई तरह की ग्लैंड्स जो है वो दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पास 4 तरह का है। पहला है एरियोलर टिश्यू, फिर है एडिपोज टिश्यू, फिर है स्केलेटल टिश्यू, फिर है फ्लूइड टिश्यू। तो यहाँ पर एरियोलर फिर 2 तरह का होगा, एक टेंडन हो गया, एक लिगामेंट हो गया। सभी बच्चों को मैंने वहां भी बताया है, यहाँ भी आप सुन लीजिए। जैसे हम लिखते हैं कि लार्ज बास्केटबॉल टू माई ब्रदर, लार्ज बास्केटबॉल टू माई ब्रदर। तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि जो एल का मतलब लिगामेंट, दैट बाइंड बोन टू बोन, और टी का मतलब टेंडन, मसल टू बोन। तो आपको हेल्प मिलेगी ये जानने के लिए कि टेंडन और लिगामेंट में क्या डिफरेंसेस होता है। जहां तक हम एडिपोज की बात करते हैं तो एडिपोज टिश्यूज जितने भी फैट्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक्स्ट्रा फूड जब कभी भी हम खाते हैं तो सारा फैट्स जो है वो बदल जाता है फैट्स में। जैसे कि हमने बात की थी ब्लबर
इन व्हेल या जो हम्प की हम बात करते हैं, हम्प जो होता है कैमल के अंदर, उन सभी के अंदर बहुत सारा एडिपोज टिश्यू जमा होता है। जैसा आप सभी को पता होना चाहिए कि जो जैसे व्हेल है, अगर वो क्योंकि समुद्र में पाई जाती है तो वहाँ का पानी खारा होता है, उसकी वजह से वो ब्लबर में जो फैट्स होता है मेटाबोलाइज करके अपना पानी पीती है। तो ये बहुत बड़ी खासियत ऐसे ऑर्गेनिज्म में होती है। हमारे केसेस में भी जो न्यूली बॉर्न बच्चा होता है उसके अंदर भी स्पेशल तरह के फैट्स आपको बताए गए थे, जैसे कि ब्राउन फैट होते हैं, ठीक है, तो ब्राउन फैट्स आर फाउंड देयर। उसी तरह से व्हाइट फैट भी होते हैं जो हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तीसरा जो हमारे पास है दैट इज द स्केलेटल सिस्टम। और उस स्केलेटल सिस्टम में हम क्या देख पाते हैं कि यहाँ पर दो तरह की चीजें बताई गई है, कार्टिलेज और बोन। बोन एंडोस्केलेटल सिस्टम, ये दोनों हैं। आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो सारा का सारा कार्टिलेजिनियस होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है आफ्टर द 2 मंथ्स, तो उसके अंदर फिटस जब होता है तो उसके अंदर बोन जो है वो बनने ज्यादा शुरू हो जाती है। तो दैट इज, तो कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज हमारी बॉडी में अब भी होता है जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे कि हम ईयर पिना के नीचे देखेंगे या टिप ऑफ द नोज में अगर हम देखें तो वहां पर कार्टिलेज नजर आता है। बोन आप सभी को पता है 206 बोन होती हैं, ठीक है, तो उससे पहले लेकिन बचपन में अगर हम देखें तो ज्यादा होती हैं। तीसरा हमारे पास चौथा है फ्लूइड। फ्लूइड जो है दो तरह का है, ब्लड और लिम्फ। बहुत सारा अंतर इनमें होता है। लिम्फ के लिए एक अलग सिस्टम बनता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, और ब्लड के लिए अलग सा बनता है जिसको हम ब्लड सिस्टम या आर्टरी सिस्टम बोल देते हैं। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद मस्कुलर है, स्ट्रिएटेड है, जो कि हमारे विल में है, इसलिए उसको हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। स्मूथ जो हमारे विसिरल ऑर्गन्स के चारों तरफ होते हैं, इसलिए हम इनको इनवॉल्यूंटरी बोलते हैं, जो हमारे वश में नहीं होते, दे आर नॉट अंडर अवर विल। और कार्डियक, दे आर स्पेशली ओनली फाउंड इन द हार्ट। केवल हार्ट के अंदर ही जो मसल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती है, कार्डियक मसल्स। तो यहाँ पर और साथ में सबसे जबरदस्त जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टिश्यू हम पढ़ते हैं दैट इज द नर्वस टिश्यूज। तो उस नर्वस टिश्यूज में हम देखते हैं कि पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। तो प्लीज आप सभी बच्चे इन 4 टिश्यू के बारे में समझिए। पहला हमने आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू, फिर हमने बताया आपको कनेक्टिव टिश्यू, फिर बोला हमने आपको मस्कुलर टिश्यू, और फिर बोला हमने आपको नर्वस टिश्यूज। तो ये 4 तरह के इनके टाइप्स सभी बच्चों को चाहिए कि ये आप इस तरह से जरूर याद करने की कोशिश करें। इट विल बी हेल्प यू लॉट। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो एपिथेलिया होते हैं, दे आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स, 2 भागों के हमारे पास हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो है दे आर सिंपल टाइप। ये सिंपल क्यों होते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जब बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर केवल सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल लेयर होती है, इस तरह से वो सिंगल लेयर फैलती है, जस्ट लाइक टाइल्स, जैसे टाइल्स होती हैं वैसे ये फैल जाता है। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सिंगल लेयर्ड सेल्स होंगे दे आर सिंपल टाइप, उनको हम बोलते हैं सिंपल टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज। उसमें हमारे पास आता है जैसे कि स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज, फिर आता है क्यूबॉइडल, और फिर आता है कोलुमनर। क्यूबॉइडल और कोलुमनर को आप और इनको इस तरह से पहचान सकते हैं कि इरेगुलर सेल्स हैं, इनकी जो हाइट है और विड्थ है वो बराबर होती है, इनकी हाइट लंबी होती है लेकिन विड्थ छोटी होती है, तो पिलर लाइक है। और ये दूसरा जो आपको दिख रहा है सबसे लास्ट में, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ कंपाउंड एपिथेलियल। कंपाउंड कौन होता है? जो कि लेयर्स बनाता है। तो लेयर, सिंपल और कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, तो लेयर ये बना रहा है। तो लेयर से ही आपने पहचानना होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, जो सबसे टॉप पर आप देखेंगे, जो सबसे टॉप पर जिस तरह का सेल होगा, अगर वो एपिथेलियल स्क्वेमस है तो उसको बोलेंगे हम स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपली हम उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस भी बोल देते हैं। अगर टॉप पर आप देखते हैं कि ऐसे लेयर वाला है, बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन ऊपर के जो सेल्स हैं वो क्यूबाइडल शेप्ड हैं,
क्यूबाइडल मतलब वो इस तरह से जिनकी हाइट और ब्रीथ बिल्कुल बराबर है, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। अगर वो कॉलमनर शेप है, मतलब जिनकी लेंथ तो लंबी है लेकिन ब्रेड्थ काफी छोटी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद जो लेयर में है, दैट इज उसी के आधार पर हमारे पास कंपाउंड भी तीन तरह के हैं। अगर स्क्वेमस है तो स्क्वेमस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज है ना, उसी तरह से हमने आपको ये बताया। तो आपने याद करना है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो दिया गया है। स्क्वेमस को हम पेवमेंट एपिथेलियल बोलते हैं। न्यूक्लियाई कहाँ पर होता है? सेंटर में होता है, ठीक है। क्यूबाइडल में राउंड न्यूक्लियस होता है, सेंटर में होता है, और यहाँ पर जो कॉलमनर है उनका जो सेल है, न्यूक्लियस है सॉरी, वो बेस में होता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस थ्राइस। और इनकी जो लोकेशन है, जैसे कि स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज, ये ब्लड वेसल्स, और ये एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ये दोनों एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो इट कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। तो प्लीज मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो इन कुछ एग्जाम्पल्स को जरूर याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट वन हमारा फंक्शन आता है। फंक्शन इसका प्रोटेक्शन करना होता है या इंजरी से बचाता है। उसके बाद जहां पर हम एल्वुलाई की बात करते हैं, तो एल्वुलाई का जो काम होता है, एल्वुलाई का जो काम होता है वो होता है एक्सचेंज करना। इस तरह से एल्वुलाई होती है, तो ब्लड वेसल्स नीचे होते हैं, तो एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन आता है वो इस तरह से, या ब्लड वेसल से जो CO2 एल्वुलाई के बीच में जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसलिए वहां पर भी आपको जो दिखने वाला एपिथेलियल टिश्यू है वो होता है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। जो क्यूबाइडल है, दैट इज अगेन, ये सारे एग्जाम्पल फिर आपको वहां से ही लिए गए हैं। तो अगेन दे आर फाउंड इन एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो प्लीज आप उसको जरूर पढ़ें। इनका जो फंक्शन होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है, क्योंकि ये किडनी में है तो आपको पता है वहां पर कई सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम ट्यूबुलर बोलते हैं, जैसे कि PCT है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर बहुत ज्यादा ये पाया जाता है क्यूबाइडल टाइप का एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर जो होता है, जैसे आपको पता है कि ये सरफेस एरिया बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, तो दो जगह आपने इसको जरूर देखना है। एक जहां पर एब्जॉर्प्शन होनी है और एक जहां पर एक्सक्रीशन होना है। तो वहां दो एरिया में आपको जरूर ये देखना है। एब्जॉर्प्शन नेचुरली कहां पर होगा? आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है, GIT जिसको हम बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसके अंदर, क्योंकि वहां पर वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। और दूसरा ये होता है हमारा जो हमारा एक्सक्रेटरी ट्रैक्ट होता है, जो हमारा एक्सक्रेटरी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर भी, क्योंकि एक्सक्रीशन करना उसका काम होता है, ठीक है, सिलिएटेड होने की वजह से एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने में ये मदद करते हैं। जहां तक हमारे पास कंपाउंड की बात है, तो कंपाउंड जो होता है वो एक स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, इसलिए एक लेयर ये बन गई, फिर उसके बाद एक लेयर और बन जाएगी इसके ऊपर एक और लेयर बन जाएगी, इसके ऊपर फिर एक और लेयर बन जाएगी। इस तरह से लेयर्स बनती रहती हैं, इस तरह से लेयर्स बनती रहती हैं। तो लेयर्स के ऊपर लेयर्स होती हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। केवल ट्रांजिशनल एक हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा बाद में, जिसको हम यूरोथीलियल बोलते हैं, क्योंकि वो यूरिनरी वाली सिस्टम में ज्यादा रहता है, उसकी बात भी हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये रेड कलर से मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया है, इसके ऊपर ये एपिथेलियल सेल्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्यूबाइडल सेल्स हैं, मान लीजिए ये हैं, तो ये हो गया हमारे पास क्यूबाइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के हमारे पास रहेंगे। एक ये तीनों कौन से हुए, क्योंकि ये सिंगल लेयर वाले हैं इसलिए तीनों सिंपल हो जाएंगे, और ये हमारे पास जो है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंडुलर्स यहाँ पर दिए गए हैं, दैट इज आई हैव टेकन दैट डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT। वहां से आपने इसको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल हैं इसलिए यूनिसेलुलर हैं, जो बहुत सारे सेल्स के बने हैं दे आर मल्टी सेलुलर। तो जहां तक हमारे पास इन ग्लैंड्स की बात है, तो यहाँ पर जो है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, इट इज द गॉबलेट सेल्स।
ये भी आपको एनसीईआरटी से दिया गया है, तो प्लीज आप इसको याद रखिएगा। यूनिसेलुलर दैट इज फाउंड इन द गोबलेट, इसको गोबलेट बोला जाता है। इसी का ही दूसरा नाम म्यूकस होता है, क्योंकि ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, तो म्यूकस ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। जहां तक मल्टी सेलुलर की बात है तो ये बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, दैट इज द एग्जांपल हियर। स्वेट ग्लैंड भी इसी का एग्जांपल रहता है। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज सीबेसियस ग्लैंड, वो भी उसी का एग्जांपल होता है। इवन की पैंक्रियाज के अंदर पाए जाने वाला जो ग्लैंड है वो भी मल्टी सेलुलर होता है। जो हमारे पास सीबेसियस जिसको हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, सो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। तो आपने इनको लिख देना है ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलरिटी। तो एक कौन हो गया बच्चे, यूनिसेलुलर, और दूसरा कौन हो गया, मल्टी सेलुलर। यही इसमें महत्वपूर्ण है कि आप ये समझ पाने में यहाँ पर सक्षम होंगे कि एपिथेलियल जो है मॉडिफाइड हो जाता है कई बार, और उस मॉडिफिकेशन में वो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग, कि इसकी पोरिंग कैसे होती है। अगर आप इन तीनों टिश्यूज को देख पा रहे होंगे तो इसमें जो है सेल्स बनाया गया है, देखिए ये सेल्स बना है, और ये एज सच ही प्रेजेंट है, एज सच ही प्रेजेंट है। इसकी सिक्रीशंस बाहर को निकल रही है, सेल्स को कुछ भी नहीं होता है, नथिंग टू सेल, नथिंग लॉस्ट फ्रॉम सेल्स, नथिंग लॉस्ट फ्रॉम सेल्स। ना तो सेल खुद, ना तो सेल का कोई पार्ट नष्ट होता है, ठीक है। इस तरह का अगर हम देखते हैं तो जो सिक्रीशन होती है, जिनमें जो सेल्स है उसका डिस्चार्जिंग होती है, सेल्स को कोई लॉस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मीरोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ये मीरोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। एग्जाम्पल्स आपको इनके लिखने हैं, और एग्जाम्पल्स इसके रहते हैं, दैट इज गिवन एज गॉबलेट सेल, जो ऊपर आपको बताया गया है, गॉबलेट सेल्स, एक आपने ये याद रख लेना है। दूसरा जो स्वेट ग्लैंड है दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ मीरोक्राइन ग्लैंड्स। खासकर स्वेट ग्लैंड्स एक्सेप्शनल है, कुछ यहाँ पर आएंगे स्वेट ग्लैंड, खासकर जो आर्म पिट के हैं या फिर आपके जो पेल्विक साइड वाले होते हैं, तो वहां के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ द ग्लैंड, जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर एपोक्राइन। जहां पर क्या होता है कि जो सेल है वो कुछ उसको कहीं कहीं पर पिंचिंग ऑफ होती है, जैसे कि इस वाले एरिया में थोड़ा सा पिंच होगा, और सेल जो है पिंचड सेल जो है वो फिर कैरी करेगा उसको। तो दैट इज फॉर एग्जांपल फाउंड इन द सीबेसियस ग्लैंड, वैसे उसका एग्जांपल है ये। लेकिन कुछ स्वेट ग्लैंड जो हैं एक्सेप्शनल हैं, कि मैक्सिमम तो वैसे कैसे हैं, मीरोक्राइन है, लेकिन कुछ जो है वो एपोक्राइन भी होते हैं। तो जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स हैं, उसके भी एग्जाम्पल रहता है, दैट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेमोरी ग्लैंड्स, वो भी एपोक्राइन है। एंड आफ्टर दैट द थर्ड वन इज होलोक्राइन, जिसमें हम देखते हैं कि पूरे का पूरा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका सिक्रीशंस यहाँ से निकलता है। तो दैट इज, यहाँ से आपने इसको हटाना है बेटा प्लीज, सॉरी फॉर दैट। ये सीबेसियस जो है होलोक्राइन का एग्जाम्पल रहता है। तो सीबेसियस जो ग्लैंड है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ द सिक्रीशन, जहां पर हम देखते हैं कि पूरा सेल ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया है, और इसकी सिक्रीशन जब निकलती है तो इसको बोलते हैं हम होलोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस तरह से हमारे पास ये तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम मीरोक्राइन ग्लैंड, एक को बोलते हैं हम एपोक्राइन ग्लैंड, और तीसरे को बोलते हैं हम होलोक्राइन ग्लैंड्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन फॉर द नीट एग्जाम। तो चलिए यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज। ग्लैंड्स को हम फिर दो भागों में डिवाइड करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस, जैसे कि कोई सेल है उसकी सिक्रीशंस है और वो सिक्रीशन डक्ट के माध्यम से आ रही है, दीज आर द डक्ट्स। जैसे कि हमारे पास सलीवरी ग्लैंड्स हैं, तो सलीवरी ग्लैंड्स में डक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। वो सभी सिक्रीशन जो डक्ट के माध्यम से होती है। यहाँ पर कई बार होता है कि जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए बहुत सारे
ग्लैंड्स हैं, लेकिन इनकी सिक्रीशन जो है केवल ब्लड के माध्यम से होगी, ब्लड के माध्यम से होगी। जब कभी भी ऐसी सिक्रीशन होगी कि जो सिक्रीशन है किसी ग्लैंड की, अगर वो ब्लड के माध्यम से होगी तो दैट इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं, जितने भी हॉर्मोन्स हैं दे आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। लेकिन ऐसे भी कई ग्लैंड होते हैं, जैसे सलाइवा है, म्यूकस है, ईयर वैक्स है, मिल्क है, दिस ऑल आर अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आपको बताया गया दैट इज कंपाउंड मल्टीलेयर होते हैं, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। हम ट्रांजिशनल की बात करेंगे, बाकी हमने पढ़ा है। स्ट्रेटिफाइड जो है वो 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, केराटिनाइज जिनके अंदर केराटिन प्रेजेंट होगा, केराटिन जिनमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, जो बहुत स्किन का उभरा हुआ भाग होता है, जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कंपाउंड एपिथेलियल में आपने हमेशा याद रखना है कि ये ना तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, या जनरली ये जो है ना तो सिक्रीशन में होते हैं, थोड़े बहुत अगर ये हेल्प करते हैं तो ये एक्सक्रीशन में कर लेते हैं थोड़ी बहुत हेल्प, वरना मोस्टली दे आर प्रोटेक्टिव, मोस्टली दे आर प्रोटेक्टिव। ये केवल प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। जैसे कि हम चलते फिरते गिर जाते हैं कभी, तो हमारी स्किन में जहां जहां पर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला पोर्शन होता है, वहां पर हमें काफी कम जो है मैकेनिकल इंजरी हमारी बॉडी में देखने को मिलती है। तो जिनमें है दैट इज नॉन केराटिनाइज, जिनमें नहीं है उनको केराटिनाइज, जिनमें है और जिनमें नहीं है उनको नॉन केराटिनाइज्ड। ऐसी जो स्किन होती है जनरली वो डेड कहलाती है। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, आपने इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की मैंने आपको बताया था, दैट इज फाउंड इन द अपर लेयर। आपने नीचे वाली लेयर्स नहीं देखनी है, आपने सबसे ऊपर वाली लेयर्स देखनी है कि उनमें किस तरह के जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज लगे हुए होते हैं, तो उसके आधार पर आपने उनको देखना है। तो जहां तक हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की बात है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज को हम इसलिए भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द यूरोथेलियल टिश्यूज, क्योंकि ये यूरिनरी वाले पोर्शंस में, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है वहां पर आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये वाले सेल्स हैं, मान लीजिए ऐसे यूरिनरी ब्लैडर है, तो इस यूरिनरी ब्लैडर्स में आपको बहुत सारी लेयर्स जो हैं दिखती रहेंगी, जब तक इसमें बहुत ज्यादा यूरिन जो है भरा नहीं होता। एक साइड में बना रहा हूं ऐसे, ये बहुत सारी लेयर्स आपको ऐसी दिखेगी, ऐसी लेयर्स यहां तक आपको दिखेगी, ठीक है। तो एक पोर्शन में बना रहा हूं, लेकिन जब ये भरना शुरू हो जाता है तो उसी वक्त देखिए कैसी हालत होगी। सो दैट जो आपका लेयर होंगी वो कम दिखेगी। मतलब अगर आप इसको देखें तो जब ये रिलैक्स स्टेज पर है तो लेयर्स आपको बढ़ी हुई नजर आती हैं, जब ये काफी ज्यादा भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर तो लेयर आपको कम नजर आती है। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है कि वो बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस ही होता है यूरिनरी ब्लैडर में कि जब बहुत ज्यादा यूरिन बनने लगता है एंड यू आर नॉट कैपेबल टू यूरिनेट, उस वक्त आप देखते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर फूल जाता है। तो ये जो सेल्स होते हैं वो डिक्रीज करना शुरू कर जाते हैं, मतलब वो इस तरह से होंगे, तो वो जो लेयर है वो छोटी होना शुरू हो जाती है ऐसे, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाए, ठीक है। जैसे ही रिलैक्स होंगे, जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं, यूरिनेट जब कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि यही लेयर्स आपको ऐसे दिखाई देगी, यही लेयर्स आपको ऐसे दिखाई देगी ऐसे। तो बहुत सारी लेयर्स जो है अब आपको वो दिखाई देगी यहाँ पर। तो इसीलिए इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज। तो नेक्स्ट वन, ये फंक्शन रहेंगे बेटा, आपने याद रखना है। प्रोटेक्शन में जैसे कि माउथ, ईसोफेगस, लैरिंक्स, वेजाइना, एनल कैनाल। एक्सक्रीशन में जैसे किडनी के चारों तरफ के जो टिश्यूज हैं। सेक्रीशन जैसे कि किडनी में मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स हमने पढ़े। एब्जॉर्प्शन जैसे इंटेस्टाइन में, किडनी में।
ल्यूब्रिकेशंस प्रोवाइड करते हैं जैसे एयरवेज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, क्योंकि जब भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद सेंसरी होते हैं जैसे कि हमारे टेस्ट बड वगैरह हैं, दीज ऑल आर अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। उसके बाद रिप्रोडक्शन में जैसे जर्मिनल है, जर्मिनल में भी आप देखते हैं कि जो चाहे टेस्टिस है चाहे ओवरी है, उनके जो जर्म बनाने वाले जो सेल्स हैं, दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यूट्राइन में है, ओवेरियन एपिथेलिया में। सो यहाँ पर हमारे पास ये थोड़े से पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पर मीरोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स और होलोक्राइन ग्लैंड्स, ये हमने पढ़ लिए हैं। इट इज ओनली फॉर यू। तो आप थोड़ी सी देर यहाँ पर रुक करके इन सबको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनके एग्जाम्पल जो है वो सारे समझ सकते हो। तो म्यूरोक्राइन हमने पहले ही बता दिया था आपको कि इसमें जो होता है प्रोडक्ट रिलीज होता है, लेकिन सेल को कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल सलेवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, स्वेट वगैरह। जो एपोक्राइन है उसमें पिंच ऑफ होता है, थोड़ा सा भाग, जो अगले वाला पोर्शन होता है थोड़ा सा, दैट विल पिंच ऑफ, और वहां से जैसे कि मेमरी ग्लैंड है, सेरियोमिनस ईयर के अंदर जो पाया जाता है, सेरियोमिनस ग्लैंड, एक्सटर्नल ईयर कैनल जो होता है हमारा, होलोक्राइन जिसमें पूरे का पूरा जो सेल है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जैसे कि सिबेसियस ग्लैंड है ऑफ द स्किन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सेल जंक्शंस के बारे में, है कि सेल्स कैसे आपस में जो है वो एक दूसरे से बाइंड अप होते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 ये सेल्स बताए गए हैं, तो इनके बीच में आप देख सकते हैं कि डेस्मोसोम्स जहाँ पर हैं, कहीं पर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक्टिन है। तो ये क्वेश्चन केवल आपको इसलिए बताया गया है, यहाँ पर ये बताने की कोशिश इसलिए की गई है कि जब भी आप एपिथेलियल टिश्यूज को देखते हैं तो उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो फिर ये सेल्स कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेट करेंगे क्यों? सबसे बड़ी बात कि इनमें सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं होगा तो इनकी इंटीग्रेशन इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपस में टाइटली कैसे बाउंड होंगे। तो टाइटली होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेल में से हर कहीं से अगर पोरिंग होने लगी तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लीकेज होने लग जाए। तो उसके लिए बचने के लिए क्या होता है, इनके पास है ये टाइट जंक्शन होता है। ये जो आपको दिख रहा होगा टाइट जंक्शंस है, ये इसको इसी चीज से बचाता है। ठीक है, ये इसी चीज से बचाता है ताकि कोई लीकेज जो है वहां से ना हो। दो सेल्स आपस में एडिरेंस जंक्शन जिसको बोलते हैं हम, उसके द्वारा होता है, जिसमें एक्टिन जो होता है प्रोटीन्स वो आपस में बाइंड अप करता है। यहाँ पर जैसे एक्टिन यहाँ पर हो जाएगी, ये यहाँ पर हो जाएगी, अब इन दोनों में एक जंक्शन स्थापित हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन आल्सो। तो यहाँ पर डेस्मोसोम्स हैं जिसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बोलते हैं, वो भी आपस में जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से एक सेल दूसरे सेल से जुड़ जाता है। तो ये सारे आपने पढ़ने हैं हेमिडेस्मोसोम्स। तो इस तरह से हमारे पास ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम सेल जंक्शंस। तो ये भी आपको थोड़े बहुत पढ़ने हैं। तो व्हाट आर द सेल जंक्शंस, वो मैंने आपको बता दिया कि इनके बीच में, क्योंकि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन वो आपस में स्ट्रांगली बाउंड होते हैं ड्यू टू सम जंक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, दैट इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये आपने कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन सिंपल एंड कंपाउंड। ये दोनों आपने करने हैं, जिसमें सिंगल लेयर है उसके एग्जाम्पल और जो उसमें मल्टी लेयर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई सम एपिथेलियल आर कॉल्ड स्यूडो एपिथेलियल। ये हमने आपको नहीं करवाया, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उन बेसमेंट मेम्ब्रेन में जैसे कि कॉलमनर सेल्स में खासकर ये चीज देखी जाती है कि कुछ सेल्स कॉलमनर रह जाते हैं, पूरा साइज लेते हैं, और कुछ जो है वो छोटे रह जाते हैं। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको ये दो लेयर्स में नजर आता है। एक लेयर आपको ये दिखती है और एक लेयर आपको सपोज ये दिखती है। तो आपको लगेगा कि इट इज ए कंपाउंड, लेकिन ये कैसा होता है, सिंपल एपिथेलियल होता है। इट इज ए मॉडिफाइड, ठीक है, कि इसमें एक लेयर छोटी बन जाती है और एक सेल, सॉरी एक तरह के सेल्स हैं ये, तो वो सेल छोटे बन जाते हैं, जबकि होते वो कॉलमनर ही होते हैं। तो आपने समझना है कि स्यूडो एपिथेलियम इज मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट वन,
ट्रांजिशनल एपिथेलियल को हम यूरोथेलियल लेयर बोले, क्योंकि यूरिनरी के साथ साथ ही रहता है। एपोक्राइन, म्यूरोक्राइन और होलोक्राइन, that is we have discussed already, and I think this much is sufficient for this lecture.